नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का आज छठा दिन है। यूक्रेन के खार्किव में आज सुबह जो शेलिंग हो रही है, लगातार गोलीबारी हो रही है। इस हमले में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर की पुष्टि की गई है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। हमले में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान 20 साल के नवीन शेखरप्पा के तौर पर हुई है। वो खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, खार्किव की मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथे ईयर के छात्र थे जिस समय ये हमला हुआ। बताया जा रहा है कि नवीन एक राशन की दुकान के सामने कतार में खड़े थे। आपको याद दिला दें कि खार्किव में लगातार शेलिंग हो रही है रूसी सेना की तरफ से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो नवीन के घर वालों के संपर्क में हैं। खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया है। रूस ने वहां के एक सरकारी दफ्तर पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में आम नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले में आम लोगों के साथ साथ जो बुनियादी ढांचा है शहर का, उसको भी तबाह किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी निहाल किदवई जुड़ रहे हैं। निहाल, कर्नाटक के रहने वाले थे नवीन, और उनके बारे में, उनके परिवार से भी संपर्क में बता रहे हैं कि विदेश मंत्रालय है। मेडिकल के स्टूडेंट थे वहां। इनसे किसी आपके परिवार वालों से, इनके परिवार वालों से आपकी कोई बात हुई होगी? नवीन की आखिरी दफा कब बात हुई थी अपने परिवार वालों से? वो वहां से क्या निकलने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि जो खबर आई है कि वो वहां पर राशन की लाइन में थे जिस वक्त शेलिंग के दौरान वो मारे गए हैं। तो क्या और जानकारी इस बारे में मिली है? देखिए, नवीन से उनके परिवार वालों की हर रोज़ 2 से 3 बार बात होती थी। आज जब वो शिकार हुए शेलिंग के, उससे थोड़ी देर पहले भी जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक उनके परिवार वालों से उनकी बात हुई थी। अपने पिता से, अपने दादा से उन्होंने बात की थी। लेकिन उसके बाद जब वो राशन की दुकान पे गए सामान लेने के लिए, ज़रूरी सामान लेने, उसी वक्त शेलिंग के वो शिकार हो गए। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से उनके परिवार वालों ने संपर्क किया और वहाँ से भी लगातार विदेश मंत्रालय की तरफ से भी उन्हें जानकारी लगातार दी जा रही है। उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे, इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है लगातार कि उनका, नवीन का पार्थिव शरीर देश वापस लाया जाए। और उन्होंने भरोसा दिलाया है विदेश मंत्रालय ने कि जैसे ही यह संभव होगा, ये विदेश मंत्रालय की प्राथमिकता होगी, भारत सरकार की प्राथमिकता होगी। बार बार ये भरोसा दिलाया जा रहा है। और जब एक वीडियो, एक ऑडियो चैट भी हमारे सामने आया है जिसमें उनके परिवार के लोग विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। एक अधिकारी से बात के दौरान उस अधिकारी ने कहा कि इस बात में कहीं कोई अब दो राय नहीं है, किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है कि जो खबर आई है वो बिल्कुल पुष्ट है और उसकी पुष्टि हो गई है। और ये पुष्टि जब उसके परिवार वालों ने पूछा कि किस तरह से की गई है, तो बताया गया कि जो वहाँ पर दूतावास है उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, जो एजेंट होते हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। साथ ही साथ नवीन के मित्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। तो बहुत ही दुखद खबर है। संतावना दी जा रही है लगातार विदेश मंत्रालय की तरफ से। उनका जो परिवार है उसके कुछ लोग इस वक्त चेन्नई में है, कुछ लोग हावेरी में हैं जहां उनका पैतृक निवास है। वहां के कुछ और छात्र भी उसी जगह पे हैं जहां ये हमला हुआ है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो लोग सभी ठीक हैं। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने भी बात की है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी उनके परिवार वालों से बात की है और पूरी उनको संतावना दी है, उनको भरोसा दिलाया है कि जो भी संभव होगा पूरी कोशिश की जाएगी कि जैसे ही हालात बेहतर होते हैं शव को लाया जाए। फिलहाल वहां के स्थानीय अस्पताल के शव गृह में उनके शव को रखा गया है और विदेश मंत्रालय से परिवार वाले लगातार संपर्क में हैं। धन्यवाद आपका निहाल। और इस वक्त अब तक जो बड़ी डेवलपमेंट्स रही हैं वो आपको पहले बता दें कि आज युद्ध का छठा दिन है और छठे दिन बड़े हमले की तैयारी में है रूस। राजधानी कीव के उत्तर में 64 किलोमीटर लंबा है रूसी सेना का काफिला, जो कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए नजर आ रहा है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव है, उस पर रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में आर्टिलरी से हमला किया है और शेलिंग में 11 नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जिसमें भारतीय छात्र शामिल हैं। रूसी रॉकेट हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों के मारे जाने की खबर है।
राजधानी कीव से ये खबर आई है कि अब तक, जिस दिन से हमला हुआ है तब से अब तक 352 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 14 बच्चे शामिल हैं। रूस ने पहली बार ये माना है कि रूस के सैनिक भी हताहत हुए हैं। रूस के हमले के बाद अब तक यूएन शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 5 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। बातचीत के पहले दौर में, यानी जो रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई है, उसके पहले दौर से कोई नतीजा नहीं निकला है। और आपको बता दें कि तमाम खेल की जो बड़ी संस्थाएं हैं उनमें से रूस को बाहर कर दिया गया है। ये जो वर्ल्ड कप फुटबॉल है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, उसने भी इनको बैन किया है रूस को। भारत ने एक सप्ताह में दूसरी बार रूस के यूक्रेन पर हमले के यूएन प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को दूर रखा है और यूएन ने रूस के 12 राजदूतों को सुरक्षा कारणों से निकाल दिया है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन, जो कि सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय बातचीत का जो पहला दौर शुरू हुआ था वो तो नाकाम रहा है, बल्कि सैटेलाइट इमेजेस से दिख रहा है कि और लंबा रूसी सेना का काफिला अब जो है वो कीव के बाहर है। पूरी तरह से शहरों को घेर लिया गया है। ये जो स्थिति बनी हुई है, आर्टिलरी वहां पर है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में शहरों पर कब्जा होगा? लगातार युद्ध जारी है, शेलिंग चल रही है वहां पे। देखिए ये नगमा जी, ये लड़ाई की तजवीज इसी तरह से होती है। ये अब हाइब्रिड लड़ाई से, मिलीजुली लड़ाई से बढ़कर एक कन्वेंशनल लड़ाई हो गई है, ग्राउंड फोर्सेस के साथ हो गई है। शुरुआत में जब रूस ने 6 दिन पहले इसकी शुरुआत की, कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएशन जब इनिशिएट किया, तो मेरे ख्याल में पूरे अपने कॉम्बैट पावर को इस्तेमाल नहीं किया, खासतौर पे एयर पावर को नहीं इस्तेमाल किया, पूरी रॉकेटरी, पूरी आर्टिलरी की काबिलियत नहीं इस्तेमाल की, कैलिब्रेट किया शायद इस एम के साथ, इस मुद्दे के साथ कि एक मैसेज मिल जाए यूक्रेन को और शायद उसके बाद इमीडिएटली बातचीत के अंदर उनको कन्विंस कर दें कि सरेंडर कर लें। मुझको यही तजवीज लगी जिस तरह से तजवीज उनकी बनी है। मगर ये बातचीत जो है अब टूट चुकी है और रूस ने खुद काफी कैजुअलिटी सफर की है और यूक्रेन के क्लेम्स जिस तरह से सूचना की लड़ाई, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए बाहर गए हैं, इससे लग रहा है कि यूक्रेन की फौज जो है काफी हद तक रूसी फौज को थामने में कायम हो गई, सक्सेसफुल हो गई है। तो ये दूसरा दौर शुरू हो रहा है। आज जो आप देख रहे हैं, दूसरा दौर लड़ाई का शुरू हो रहा है। ये दौर जो है कैलिब्रेशन में कुछ ऊंचे पक्का होगा, इसमें ज्यादा हायर कैलिबर हथियार, इंटेंसिटी ऑफ शेलिंग, रॉकेटरी, आर्टिलरी, ये सब इस्तेमाल किए जाएंगे। हालांकि रूल्स ऑफ वॉर जो होते हैं जेनीवा कन्वेंशंस के मुताबिक, ये सिविलियन एरियाज के ऊपर कोई शेलिंग ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन लॉज भी हैं इसके पूरे, जो सब देशों ने साइन किए हुए हैं। रूस ने भी साइन किया है, यूक्रेन ने भी साइन किया है, मगर आमतौर पर ऐसे ह्यूमैनिटेरियन लॉज को लड़ाई की शुरुआत में कोई फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह उनको एडवांटेज मिले। जो ये शहरों की लड़ाई होती है, बड़ी घमासान लड़ाई होती है। आपको मैं याद दिला दूं, मोसल सीरिया में जो लड़ाई हुई थी, किसने 2-2.5 महीने तक लड़ाई चली थी शहर के बाहर से अंदर आने के लिए। ये शहर उतने ही घने शहर हैं। कीव का 2 मिलियन की पॉपुलेशन है, खार्किव की भी तकरीबन 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन है। तो इसके अंदर एंट्री करना जो है बड़ा मुश्किल होता है, चुनौती वाला वो होता है। तो इसलिए रूसी इस वक्त जबरदस्त शेलिंग कर रहे हैं इस पहली एंट्री को करने के लिए। जब वो एंट्री अंदर हो जाएगी तब शेलिंग कम हो जाएगी, तब वो स्ट्रीट फाइटिंग शुरू हो जाएगी। अगर यूक्रेनियन आर्मी और सिविलियन जो है उनके साथ मिले हुए जो हैं, अगर वो चाहें कि रूसियों को रोकना है किसी भी हालत में, तो वो उस हालत में स्ट्रीट फाइटिंग शुरू करेंगे। उसमें भी बहुत कैजुअल्टीज होंगी। जो स्थिति बनी हुई है जिसमें 64 किलोमीटर लंबा काफिला जो शहर के बाहर नजर आ रहा है, रूस और यूक्रेन को अगर हम देखें तो आपको इस वक्त ये जो वॉर गेम है उसमें आपको क्या लग रहा है? क्या रूसी सेना को इस वक्त एडवांटेज है? यूक्रेन जबरदस्त मुकाबला टक्कर दे रहा है उनको, लेकिन यूक्रेन को तमाम दूसरे देश हथियार वगैरह से मदद करने की पेशकश कर रहे हैं या भेज भी रहे हैं, पर जो सैनिक जमीन पे चाहिए, सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, वो कहीं से उनको मदद नहीं मिलती है। देखिए, यूक्रेन की फौज जो है छोटी है,
मगर देखने में अगर पिछले 5 दिन से जैसे लड़ाई उन्होंने लड़ी है, बड़े हौसले के साथ लड़ाई लड़ी है, बड़े प्रोफेशनली लड़ाई लड़ी है। मगर अब जब ये हथियार देखे दिए जा रहे हैं उनको, नेटो के देशों से आ रहे हैं, जर्मनी से तो देश हथियार बहुत जल्दी आ गए, 1000 एंटी टैंक हथियार उनके पास बहुत जल्दी आ गए, मगर बाकी देशों से जो आ रहे हैं वो भी जो है बॉर्डर के जरिए आ रहे हैं, और इनको ऑब्जॉर्ब करना, उनको इस्तेमाल में लाना, इसके लिए कुछ वक्त लगेगा। मैं समझता हूं हफ्ता 10 दिन, तकरीबन 15 दिन लग सकते हैं इनको इस्तेमाल में लाने के लिए। तब तक जो है यूक्रेन की फौज जो है उसको थामना पड़ेगा किसी ना किसी तरह रूस को। मगर जिस तरह से रूस का आप कह रहे हैं, और मैंने भी देखा है इसकी तस्वीरें, 64 किलोमीटर लंबा जो काफिला चला आ रहा है, अगर इसको आप काउंट करें, इंटेंसिटी इसकी काउंट करें, तो इसमें तकरीबन 1000 टैंक्स, तकरीबन 1000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। अगर टैंक्स नहीं समझे सबको, 1000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। मतलब ये जो है 2 या 3 आर्मर्ड डिवीजन साइज की फोर्स है, बहुत जबरदस्त घमासान फोर्स है, और ये खुलेआम आ रही है, सड़क के ऊपर आ रही है। इसका मतलब है कि यूक्रेन का जो एयर पावर है वो किसी तरह से इस वक्त जो है वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ऐसे खुले तरीके से सड़क के ऊपर आर्मर्ड की हथियारों को लाना, आर्मर्ड की गाड़ियों को लाना, जब एयर एक्टिव हो तो नामुमकिन होता है। तो उससे लग रहा है कि रूस तैयारी कर रहा है अगले 2 से 3 दिन में कीव के ऊपर हमला जो है काफी घमासान तौर पर शुरू हो जाएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहताब एक छात्र हैं जो सुमी में फंसे हुए हैं, और साथ साथ बसुकांत भी हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं। मेहताब हमारे साथ हैं इस वक्त। आप बताएंगे कि आप कहाँ पे हैं और किस हालात में हैं? मैम, मैं यूक्रेन के सुमी शहर में हूँ, और यहाँ की हालात मैम पहले भी मैं एनडीटीवी के माध्यम से बताया हूँ, यहाँ की हालात दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है, खराब होती जा रही है। मैंने ये चीज पहले भी स्टार्टिंग में ही, जब कीव और खार्किव में हालात खराब हो रही थी, तब भी मैंने बोला था, प्राइम टाइम पे सर ने दिखाया था कि यहाँ पे हालात दिन पे दिन खराब हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले गन शॉट्स की साउंड सुनाई दी है, अभी यहाँ से गन्स लेके जाते हुए नजर आए हैं विंडो से। अभी ऐसा हालात यहाँ का दिन पर दिन बद से बदतर होता जा रहा है। मेहताब, आप लोगों को वहां पर से निकलने का कोई जरिया, आपने एम्बेसी से कांटेक्ट किया है? क्योंकि लगातार हेल्पलाइन नंबर्स और भारतीय एम्बेसी इसमें लगी हुई है, और लोगों को वहां से, छात्रों को निकाला भी जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। आप लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची है, या आपने कांटेक्ट किया? क्या हुआ है? 4 डेज 5 डेज मैंने एम्बेसी को फोन किया था, एम्बेसी के नंबर पे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि 1 से 2 दिन वक्त लगेगा सुमी के लिए, 1 से 2 दिन वक्त चाहिए। उसके बाद से मैं जिस नंबर पे मैं फोन कर रहा हूँ, जिस नंबर पे हमारी बात हुई, उसके अलावा भी नंबर है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जिस पे लग रहा है उस पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और कुछ नंबर लग नहीं रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ से निकलने के लिए मैम हम लोग, घर से भी फोन आ रहा है, रिलेटिव्स फोन कर रहे हैं, सारे फ्रेंड्स फोन कर रहे हैं कि सारे बच्चे आ रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो, गवर्नमेंट इतनी इंतजाम कर रही है, तुम लोग क्यों नहीं आ पा रहे हो। तो मैम हम लोग ईस्टर्न पार्ट में है, हमारे पास से जहां पे बच्चे जा रहे हैं वो वेस्टर्न पार्ट से जा रहे हैं बॉर्डर को, जो कि उनका डिस्टेंस 100 या 75 किलोमीटर ऐसा डिस्टेंस है। तो वो लोग कुछ पैदल भी चल के 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल के बॉर्डर जा रहे हैं, राइट। बट हमारे यहाँ से जो बॉर्डर्स हैं, वो यहाँ से पोलैंड की बॉर्डर, हंगरी की बॉर्डर, यहाँ से 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर यहाँ से है डिस्टेंस। यहाँ से हम लोग कैसे चल के जाएंगे दिल्ली इतना पैदल? जी, और रास्ते में सिविलियंस रोक रहे हैं, सिविलियंस टॉर्चर, आर्मी टॉर्चर कर रही है, रशियन आर्मी टॉर्चर कर रही है। रशियन आर्मी है रास्ते में, जाहिर है कि पैदल वहां से जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो सुमी शहर का हाल बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो छात्र हैं उनको मदद नहीं पहुंची है। ये पूर्वी इलाका है, और जो पश्चिमी इलाके में लोग हैं उनके लिए आसान है निकलना, वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, पोलैंड जैसे देशों में भी जा रहे हैं। रेलवे की ये भी डिस्कनेक्ट है, वो रेलवे एकदम बंद पड़ा हुआ है, बसेस की ट्रांसपोर्टिंग का कुछ ये नहीं है जी, ये प्रॉब्लम आ रही है। और कल गए भी हुए थे हम लोग कुछ चीजें लाने के लिए, फूड्स आइटम लाने के लिए। कैश, एटीएम्स भी खाली हो रहे हैं, सारे एटीएम्स भी जो चल रहे हैं उसमें कैश भी नहीं है, क्राइसिस पैसों की भी आनी है। और रात में तो ब्यावा हो जाता है, सायरन्स की सुनाई देती है, गोली ब्लास्ट, ये सारी चीजें बहुत
बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत पैनिक के अंदर से हम लोग, बहुत बहुत पैनिक, डरे। बिल्कुल बहुत बहुत मुसीबत की हालत है और उसमें लगातार निकालने की, वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रही है सरकार और काफी नंबर्स में स्टूडेंट्स लौटे भी हैं। अब आप इस जगह पे फंसे हुए हैं जहां पर अब तक मदद नहीं पहुंची है, बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपने हमसे बात की है, हमारे जरिए से आगे तक ये बात पहुंच पाए। जी जी, बसुकांत भी हैं हमारे साथ, बसुकांत सिंह अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, यूक्रेन से लौटे हैं। तो हम बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं और लगातार फ्लाइट्स जो हैं वो लेकर आ रही हैं और अब वायुसेना की मदद से भी इसमें शामिल हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। कई देश हैं, जैसे पोलैंड जैसे देश हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय बिना किसी वीजा के आ सकते हैं पोलैंड की सीमा में और वहां से निकाला जा रहा है। जो इवैक्यूएशन इस समय चल रहा है, फिर भी वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए हैं और इस तरह की युद्ध की स्थिति में जिस तरह से इवैक्यूएशन हो रहा है, आपको लगता है कि इसको थोड़ा और तेज करना मुमकिन भी है, या जिस तरह से अभी चल रहा है उसमें अमूमन इस तरह के हालात में ये मुश्किलें आती हैं? बेशक ये एक ऑपरेशनल कंडीशन है जिसके अंदर चुनौतियां बहुत ज्यादा है, मगर मैं देख रहा हूं कि कुछ और चैनल्स पे भी बातचीत हो रही है। हम लोगों की सब स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो हैं अपना दिमाग लगा के इस पे बात कर रहे हैं और दुनिया भर में इसकी चर्चा चल रही है इस वक्त। ना ही वहां पर छात्र सिर्फ भारत के हैं, वहां पर चीन के बहुत से छात्र हैं, पाकिस्तान के बहुत से छात्र हैं, कुछ अफ्रीकन छात्र हैं वहां पर, मगर हमारे लिए जो कंसर्न है अभी सिर्फ अपने भारतीय छात्रों के लिए है। देखिए, ये अगर इंटरनेशनली अगर एक कंसेंसस बना जाए, चीन भारत एक साथ हो जाए, और चीन और भारत पहले भी काफी हद दफे साथ रहे हैं इन तरह की चीजों में, और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हर जगह इस तरह से ये दबाव डालें जिससे कि यूनाइटेड नेशंस जो है इसका इनिशिएटिव ले, साथ में जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, जैसे आपको आईसीआरसी है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दुनिया भर की लड़ाइयों के अंदर। आईसीआरसी हो, यूएनएचआरसी हो, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को आना पड़ेगा और रूस और यूक्रेन दोनों को मानना पड़ेगा, उनको दोनों को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई है, आप लड़ते रहें, अभी भी कोशिश जारी है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह से अमन बने। मगर जो लोग पिस रहे हैं बीच में, जो ये छात्र जो पीस रहे हैं बीच में, इनको निकालना एक दुनिया की जवाबदारी है, इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट। तो इसलिए इस जरिए मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ अगले 2-3 दिन में कोई इनिशिएटिव चलेंगे। अब भारत जो है, भारत की स्थिति ऐसी है कि हम इम्पार्शियल माने जा रहे हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल माने जा रहे हैं, हालांकि हमारी बड़ी इन्फॉर्म्ड न्यूट्रलिटी है इस वक्त, मगर उस वजह से, उस स्थिति के वजह से हमारा रोल शायद कुछ ज्यादा है इसमें, और हमारी बात शायद और हद तक मानी जाए। खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की का जो स्टेचर है दुनिया में, उसको लेकर अगर देखा जाए तो शायद उससे ये बात और आगे बढ़े। आप कह रहे हैं कि डिप्लोमैटिकली भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भारत, चीन जैसे देश साथ आकर इस मसले को और सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन और मेहताब। अपना ख्याल रखिए, उम्मीद है कि जल्दी आप इवैक्यूएट हो पाए वहां से। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को दूसरे देशों के रास्ते भारत लाने का अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक आज से वायुसेना भी इस ऑपरेशन में शामिल हो रही है। इंडिगो की 2 फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। आज यूक्रेन के अलग अलग शहरों में अब भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। कई शहरों में भारतीय छात्रों ने बंकरों में शरण ली है। यूक्रेन से लगे देशों की सीमा पर सैकड़ों भारतीय छात्र जमा हैं। अब 2000 से ज्यादा लोग भारत लौट चुके हैं। यूरोपीय यूनियन संसद की आपात बैठक हुई है और इसमें ईयू की इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यहां पर अपनी बात रखी है और कहा है कि रूस आतंक मचा रहा है, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं। खार्किव में मिसाइल हमले में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। पुतिन ने कल 16 बच्चों को मार डाला। हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हम यूरोपीय संघ के सदस्य बनना चाहते हैं। हमारे आने से ईयू और मजबूत होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने अपनी ताकत साबित की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की
ईयू की संसद की आपात बैठक में बोल रहे थे। इसके पहले उन्होंने अपील की है ईयू से कि उन्हें इमरजेंसी मेजर्स में सदस्यता दी जाए यूरोपियन यूनियन की, जिसके ऊपर ईयू के जो सदस्य देश हैं वो चर्चा कर रहे हैं। युद्ध के छठे दिन बड़ी संख्या में रूसी सेना अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दाखिल हो रही है, लेकिन उन्हें यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां के आम नागरिकों से जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक कस्बे में लोगों ने रूसी टैंकों को रोक दिया। खबरों के मुताबिक कोरियाकोका नाम के एक कस्बे से गुजरते हुए रूसी सैनिक रास्ता पूछने के लिए रुके थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया ताकि वो कीव की ओर न जा सकें।